ओके चलो हम देखते हैं कि पूरा बैंकिंग सिस्टम यहाँ पे ऑर्गेनाइज बैंकिंग सिस्टम यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो हमने पहले देखा था एक तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है बैंकिंग का और एक यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर रहता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जहाँ पे मनी लेंडर्स जो हैं वो आपके जो इनफॉर्मल आपके जो मनी लेंडर्स रहते हैं वो यहाँ पे उनसे उधार लिया जाता है, जिनको यहाँ पे आरबीआई रेगुलेट नहीं कर रही है या फिर इंडिजीनियस बैंक है। तो यहाँ पे जहाँ पे आरबीआई का रोल नहीं रहता है वो हमारा अनऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग थी। जहाँ पे भी आरबीआई का रोल रहता है, ठीक है, जिसका प्रॉपर रेगुलेशन हो रहा है, इसीलिए हम उसको ऑर्गेनाइज्ड बोलेंगे। तो जो जहाँ पे रेगुलेशन प्रॉपरली चल रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पे इवोल्यूशन पूरा बैंक का देखते हैं तो इवोल्यूशन किस तरीके से हो रहा है। इवोल्यूशन यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है बैंक का, देखो यहाँ पे बैंक का जो हमें पहला एविडेंस यहाँ पे मिलता है 4th सेंचुरी बीसी में मिलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। ठीक है, जहाँ पर बात करी जाती है कुछ यहाँ पे लेंडिंग क्रेडिटर्स की और मतलब यहाँ पे कुछ लेन देन की यहाँ पे बात होने लगती है। तो यहाँ पे इंडिया में जो पूरा यहाँ पे बात चल रही है वो यहाँ पे अर्थशास्त्र में भी इस बैंकिंग के एस्पेक्ट को मेंशन किया हुआ है। दूसरी बात ये है कि द बैंकिंग इन इंडिया स्टार्टेड इन 1770s विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो यहाँ पे इंडिया में जो ओरिजिन हो रहा है बैंकिंग का वो किससे हो रहा है, सबसे पहली बैंक यहाँ पे बैंक ऑफ हिंदुस्तान बन रही है इन 1770। The real root of commercial banking in India can be traced back to the 18th century with the establishment of the three presidencies bank। 3 प्रेसिडेंसी बैंक यहाँ पे बनाए जाते हैं। ठीक है, कब 18th सेंचुरी से ये पूरे सिस्टम की स्टार्ट हो रही है। एक तो यहाँ पे बैंक ऑफ कैलकटा है, बैंक ऑफ मद्रास है और एक बैंक ऑफ बॉम्बे है। तो हमारे जो 3 यहाँ पे प्रेसिडेंसीज थी, ठीक है, कैलकटा, मद्रास और बॉम्बे, तीनों जगह पे यहाँ पे ये प्रेसिडेंशियल बैंक्स जो है वो यहाँ पे बनाई जा रही हैं। फिर 1806 की अगर हम बात करते हैं तो ये जो बैंक ऑफ कैलकटा जो है जिसकी फॉर्मेशन रखी जा रही है, इट वॉज लेटर नेम टू बैंक ऑफ बंगाल। तो कैलकटा से ये बैंक ऑफ बंगाल इसका नाम दे दिया गया था। फिर यहाँ पे बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास ये थोड़ी सी लेटर स्टेज में यहाँ पे आ रही हैं। सबसे पहले यहाँ पे कौन सी बैंक आई, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। सेकंड बैंक यहाँ पे 1806 में आ रही है बैंक ऑफ कैलकटा, जिसका नाम बैंक ऑफ बंगाल भी था बाद में। फिर यहाँ पे 1840 में आ रही है बैंक ऑफ बॉम्बे और फिर बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। तो मतलब यहाँ पे मिड मिड 19th सेंचुरी तक यहाँ पे ये जो 3-4 बैंक्स हैं ये यहाँ पे डेवलप हो चुकी हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये तो यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहे थे, लेकिन अगर हम सिर्फ यहाँ पे इंडियंस की बात करते हैं कि कौन सी यहाँ पे ऐसी एक्सक्लूसिव बैंक है जो सिर्फ इंडियंस के द्वारा यहाँ पे सेटअप करी गई है, तो वो थी इलाहाबाद बैंक। और इसके बाद कौन सी है, पंजाब नेशनल बैंक, दैट वाज सेटअप इन 1895। ठीक है, तो 1770 से कहानी शुरू हो रही है, 1895 तक अब जो है इंडियंस यहाँ पे इस्टेब्लिश करने लगे हैं। तो इंडियन बैंक कौन सी है, इलाहाबाद बैंक। 3 प्रेसिडेंसी बैंक जो हमने देखी थी इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया था किसमें, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में। ठीक है, इन तीनों बैंक्स को इंटीग्रेट कर दिया है इंपीरियल बैंक में। जैसे हम अभी मर्जर्स करते हैं ना, वैसे ही हमने उस टाइम भी मर्ज किया था। ओके, 1922 में अब हमने एक रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी ऑफ फाइनेंस बनाया था। ठीक है, जो हिल्टन यंग कमीशन भी जो कहलाता है, वॉज इस्टेब्लिश अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द हिल्टन यंग। तो हिल्टन यंग की चेयरमैनशिप में ये जो पूरा रॉयल कमीशन है ये यहाँ पे बना था। इसमें जो बी आर अम्बेडकर थे वो भी इसके मेंबर थे। दिस कमीशन recommended the operation of money management in 1926. Based on the recommendation of this commission, RBI Act was passed in 1934. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रॉयल कमीशन है इसके बेसिस पे यहाँ पे आरबीआई पूरा इसकी स्थापना होती है, ये हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, और फिर इन द ईयर 1935 इंडिया सेंट्रल बैंक आरबीआई was established under the Reserve Bank of India Act. Imperial Bank of India was transformed into State Bank of India in 1955.
20 years आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ RBI। तो यहाँ पे SBI की स्थापना कब हो रही है, यहाँ पे 1955 में हो रही है। तो देखो ये पूरा यहाँ पे एवोल्यूशन रहा था। 1770s में यहाँ पे ब्रिटिशर्स सबसे पहली बैंक बनाते हैं जिसको बोलते हैं बैंक ऑफ हिंदुस्तान। फिर 3 प्रेसिडेंसी बैंक बनाई जाती हैं, जिसको सबसे पहली कैलकाटा में बनती है, फिर मद्रास में बनती है, फिर बॉम्बे में बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है मिड 19 सेंचुरी तक 3 ये प्रेसिडेंसी वाली बैंक्स आ गई थी। इनको यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया था, इन तीनों बैंक को जोड़ के एक बैंक बना दी गई थी, जिसको बोला था हमने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में। ठीक है, अगर हम एक्सक्लूसिव इंडियंस की बात करते हैं तो इलाहाबाद बैंक जो थी वो यहाँ पे सेटअप करी गई थी, फिर यहाँ पे सबसे पहली, और उसके बाद PNB बैंक जो थी वो सेटअप करी गई थी। यही जो इंपीरियल बैंक जो प्रेसिडेंसी बैंक को मिलाकर बनी थी, इसी को हम यहाँ पे SBI जो बैंक है उसको यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हैं। ठीक है, 1955 की ये पूरी कहानी है। तो यहाँ से ये पूरा एवोल्यूशन जो है बैंक्स का देखा गया है। ठीक है, फिर अब देखो यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स सीन में कैसे आते हैं, कमर्शियल बैंक्स को किस तरीके से हम कैटेगराइज करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो पूरा RBI का एक्ट है 1934 का, कमर्शियल बैंक्स जो हैं यहाँ पे 2 कैटेगरीज में इनको क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे शेड्यूल्ड बैंक्स हैं और दूसरा यहाँ पे नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स हैं। ठीक है, शेड्यूल्ड बैंक्स वो हैं जो यहाँ पे एक शेड्यूल में जैसे कि हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस रहती हैं, जो यहाँ पे 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस मेंशन्ड है वो हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कहलाती हैं। इसी प्रकार से RBI के एक शेड्यूल में यहाँ पे जिन बैंक्स का नाम है उनको हम बोलते हैं शेड्यूल्ड बैंक्स, और जो नहीं है शेड्यूल में वो यहाँ पे कहलाती हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। ठीक है, तो देखो इसी शेड्यूल्ड बैंक्स में यहाँ पे आती हैं, एक तो यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स आती हैं, फिर एक यहाँ पे आती है कोऑपरेटिव बैंक्स। ओके, फिर कमर्शियल बैंक्स में फर्दर हमारा डिवीजन होता है जो हम आज की बैंक्स देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो भी हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो, फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो, जैसे कि हमारी ICICI हो गई। ठीक है, फिर फॉरेन बैंक्स हो गई जैसे कि आपकी सिटी बैंक हो गई, फिर आपकी रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं वो भी आपकी किस में आएंगी, कमर्शियल बैंक्स में आएंगी। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स किस प्रकार से चलती हैं, एक तो यहाँ पे जो स्टेट की रहती हैं और एक यहाँ पे जो अर्बन कोऑपरेटिव जो शहर में पाई जाती हैं। ठीक है, तो कोऑपरेटिव बैंक्स भी यहाँ पे 2 प्रकार की रहती हैं, और हमें याद रखना है कि कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो यहाँ पे शेड्यूल्ड वाले उसमें मेंशन है, शेड्यूल्ड बैंक्स की कैटेगरी में आती हैं, और कुछ यहाँ पे नॉन शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स भी आती हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि यहाँ पे शेड्यूल्ड बैंक्स जो हैं कुछ यहाँ पे नॉन शेड्यूल्ड हैं और कुछ यहाँ पे शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, और कुछ यहाँ पे क्या होती हैं, लोकल एरिया बैंक्स होती हैं नॉन शेड्यूल्ड में। ठीक है, तो अब हम ये शेड्यूल्ड बैंक्स देखते हैं कि ये क्या रहती हैं। तो देखो यहाँ पे एक सेकेंड शेड्यूल्ड है RBI के एक्ट की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल की बात करते हैं जिसमें भी जो भी लैंग्वेजेस हैं वो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कहलाती हैं। इसी प्रकार से RBI का जो सेकंड शेड्यूल है यहाँ पे जो भी बैंक्स मेंशन्ड है उसको हम क्या बोलेंगे, शेड्यूल्ड बैंक्स बोलेंगे। ठीक है, शेड्यूल्ड बैंक्स आर रेगुलेटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो हमने बहुत बारी सुना है इस एक्ट के बारे में कि जो बैंक्स हैं वो यहाँ पे रेगुलेट करी जाती हैं अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अभी आजकल ये न्यूज़ में बहुत रहेगा क्योंकि यहाँ पे 2 बैंक्स जो हैं वो वहाँ पे उनके लिए प्राइवेटाइजेशन बिल आने वाला है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है यहाँ पे न्यूज़ में रहेगा, तो इसको पढ़ते रहना। ठीक है, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर हमें याद रखना है कि जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पे सेकंड शेड्यूल में मेंशन्ड है, इन्हीं को हम यहाँ पे रेगुलेट कर रहे हैं इस एक्ट के अंडर। ठीक है, ओके, अब देखो हाँ जी, बेनिफिट्स ऑफ शेड्यूल्ड बैंक क्या है कि देखो यहाँ पे क्योंकि ये शेड्यूल्ड बैंक्स हैं तो यहाँ पे इनको बहुत अच्छी तरीके से रेगुलेट करा जा रहा है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रेगुलेट करा जा रहा है, तो इनका यहाँ पे जो बेनिफिट रहेगा कि ये RBI को फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। जो हमने अभी रेट पढ़े थे, बैंक रेट, रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है,
अगर इन्हें कभी भी यहाँ पे पैसे का क्रंच आता है तो आरबीआई इनको बचा लेगी, ठीक है, और पैसा भी दे सकती है इनकी लेंडिंग के लिए। ओके, प्लस अब देखो यहाँ पे कुछ कंडीशंस रहती हैं जो यहाँ पे शेड्यूल बैंक को फुलफिल करनी होती हैं। शेड्यूल बैंक शुड हैव अ पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स नॉट लेस देन 5 लाख, और एनी एक्टिविटी ऑफ द बैंक विल नॉट बी एडवर्सली अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स। तो देखो एक तो यहाँ पे डिपॉजिटर्स का यहाँ पे ख्याल रखना है आपको, इनके इंटरेस्ट को आप इफेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा यहाँ पे एक कैपिटल, मिनिमम कैपिटल आपको चाहिए यहाँ पे, और रिजर्व चाहिए है 5 लाख, ठीक है। ओके, शेड्यूल्ड बैंक्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 5 डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर ओनरशिप, नेचर ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कौन उसको ओन कर रहा है और वो किस प्रकार से यहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं, उस तरीके से हम यहाँ पे शेड्यूल्ड बैंक्स को कैटेगराइज करते हैं 5 ग्रुप में। सबसे पहला यहाँ पे है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा यहाँ पे है नेशनलाइज्ड बैंक्स, मतलब जो यहाँ पे सरकारी बैंक्स हैं। फिर तीसरा है यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबीज, फिर फॉरेन बैंक्स और फिर प्राइवेट बैंक्स। तो इनका हमने 5 कैटेगरीज में यहाँ पे इसको हमने रखा है, ठीक है। फिर हम अगर यहाँ पे इनकी नेशनलाइजेशन की बात करते हैं कि यहाँ पे हम कहाँ से जो हमने पढ़ा था प्लानिंग कमीशन में, प्लानिंग जो हम 5 प्लान्स पढ़ रहे थे, 5 ईयर प्लान पढ़ रहे थे, उसमें यहाँ पे हमने देखा था कि हमारा ये जो नेशनलाइजेशन चल रहा था किस तरीके से हमारे पास हम ग्रीन रेवोल्यूशन ला रहे थे, हॉलीडे प्लान अगर आपको याद हो तो उसमें हमारा नेशनलाइजेशन हुआ था। हॉलीडे प्लान याद है ना, 2 काम हुए थे उसमें, एक तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, एक हमारा नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक चल रहा था, ठीक है। 66 से 69 के बीच में यहाँ पे एनुअल प्लान्स थे, हॉलीडे प्लान इनको हमने बोला था, उसी दौरान हमारा ये सब चल रहा था नेशनलाइजेशन वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद इनैक्टमेंट ऑफ द SBI एक्ट 1955 में SBI की स्थापना हो चुकी है, और यहाँ पे जो 5 इंपीरियल बैंक थे इनको यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया गया था, ठीक है। एंड नेम देम SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। तो देखो यहाँ पे अगर हम 3 तरीके की पहली चीज़ें हैं, एक तो यहाँ पे जो ब्रिटिश द्वारा स्थापित करी गई इंडिया में पहली बैंक है, वो यहाँ पे 70s में आ रही है, कौन सी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। दूसरी यहाँ पे जो सिर्फ इंडियंस के द्वारा स्थापित करी जा रही है पहली बैंक, वो थी कौन सी, बैंक ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। अब यहाँ पे एक सबसे पहली पब्लिक सेक्टर की जो बैंक है वो कौन सी है, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये कब स्थापित करी जा रही है, 1955 में। RBI had purchased 92% of the shares in the partial nationalization। तो नेशनलाइजेशन का मतलब यही होता है कि आप उस कंपनी के शेयर्स खरीद लो, सरकार जो है उसके शेयर्स खरीद लेती है। 69 की बात अगर करें, जुलाई में 14 major banks were nationalized by the government. 1980s, the government of India took another 6 commercial banks, ठीक है। तो 69 तक यहाँ पे जो 14 बैंक्स थी उनको नेशनलाइज करा गया। फिर यहाँ पे उसके कुछ साल बाद यहाँ पे 6 और बैंक्स जो थी इनको यहाँ पे नेशनलाइज कर लिया गया था। अगर हम इसकी पूरी लिस्ट देखते हैं, ठीक है, तो देखो सबसे पहली बैंक जो इलाहाबाद बैंक थी उसको हमने नेशनलाइज किया, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, देना बैंक, ये सारी ये जो बैंक्स हैं, ठीक है, इनको हमने नेशनलाइज करके पब्लिक सेक्टर बैंक्स बना दिया। उसके बाद 6 बैंक्स जो बाद में कर रहे हैं वो हमारी हैं ये वाली बैंक्स। तो टोटल कितनी हो गई, 20 बैंक्स जो होंगे वो हमारी नेशनलाइज्ड बैंक्स कहलाएंगी। फिर न्यू बैंक ऑफ इंडिया वाज मर्ज्ड विद पंजाब नेशनल बैंक, कुछ हम मर्जर्स भी कर रहे हैं। फिर नेशनलाइज्ड बैंक्स आर बैंक्स इन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ मेजॉरिटी शेयर। Lead bank scheme which came into existence in year 1969 also contributed to the banking development and branch expansion effort, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये रीजंस हैं इसके कि क्यों हमने नेशनलाइज किया था। हम बहुत सारे रीजंस जो है हॉलीडे प्लान में पढ़ चुके हैं कि भाई एग्रीकल्चरल क्रेडिट नहीं मिल रहा था, यहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्रीज जिनको हम ग्रो कराना चाह रहे थे इनको भी क्रेडिट नहीं मिल रहा था, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो यहाँ पे इन बैंक्स को ओन कर रहे थे। तो यहाँ पे
कनेक्टेड लेंडिंग शुरू हो जाती है। कनेक्टेड लेंडिंग का मतलब क्या होता है, ये टर्म आप बहुत बारी न्यूज़ में सुनोगे कि जैसे कि यहाँ पे अंबानी की अपनी बैंक है, ठीक है, अंबानी की अपनी बैंक है, तो वो क्या करेंगे, उनके जो बिजनेसेस रहेंगे उन्हीं को यहाँ पे वो फेवर करेंगे कि घूम फिर के अपने ही लोगों को यहाँ पे लोन दे दो, अपनी ही कंपनीज को लोन दे दो। इसको हम बोलते हैं कनेक्टेड लेंडिंग। मतलब आपका एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। यही जो है, क्या अंबानी की अगर कोई बैंक होगी तो क्या वो यहाँ पे किसानों को लोन देना चाहेंगे? उन्हें पता है कि भाई किसान मेरा कभी भी पैसा जो है वो वापस नहीं करेंगे। एक क्लाइमेट डिपेंडेंट यहाँ पे ये जो बिजनेस है वो रहेगा, फार्मिंग, तो यहाँ पे रिस्क रहता है पैसा देने में। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है वो यहाँ पे ये कहेंगे कि हम इसको नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो ये कनेक्टेड लेंडिंग जो है उस टाइम देखी जा रही थी। फिर कमर्शियल बैंक्स वर नॉट फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंटल रिक्वायरमेंट। तो हमेशा जिस हिसाब से पॉलिसीज रहेंगी उस हिसाब से आपको क्रेडिट का फ्लो होना ज़रूरी है, इसीलिए यहाँ पे नेशनलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, इतना समझ आ गया कि ये किस प्रकार से यहाँ पे नेशनलाइजेशन वगैरह हुआ और कैसे यहाँ पे इवॉल्व कर रही है पूरी बैंकिंग सिस्टम। ओके, अब चलो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक्स, RRB। So working group on the rural banks under the chairmanship of the M. Narasimhan recommended the setting up of regional rural bank as a part of the multi-agency approach to the rural credit। हमने rural credit के लिए एक अलग से यहाँ पे बैंक बनाई, ठीक है, कि जो स्पेसिफिकली फोकस्ड हो वहाँ पे जहाँ पे ये नॉर्मल बैंक्स, नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स जो है नहीं पहुँच पा रही, तो आप वहाँ पे बनाओ रीजनल रूरल बैंक। वहाँ पे जो कमिटी बनी थी वो कौन सी है, वर्किंग ग्रुप जो है वो नरसिम्हन कमेटी जो है वो यहाँ पे बैठी है। It was found that the commercial banks and the credit cooperative society was not adequately catering to the credit requirements of the small and marginal farmers। वही दिक्कत कि नेशनलाइजेशन के बाद भी अभी दिक्कत आ रही है कि यहाँ पे हम स्टिल इंफ्रास्ट्रक्चर लैक करने की वजह से जो इन छोटे लोगों पे हैं यहाँ पे हम नहीं पहुँच पा रहे हैं अपने क्रेडिट को लेके। तो हम क्यों ना उस जगह पे, ज्योग्राफी पे, हम उसी जगह पे यहाँ पे कुछ ऐसी बैंक्स की स्थापना करें। तो उस आइडिया से ये जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं इनका यहाँ पे जन्म हो रहा है, ठीक है। स्मॉल इनकम ग्रुप्स रिक्वायर्ड लो कॉस्ट क्रेडिट। अकॉर्डिंगली इन 1975 5 RRBs वर सेटअप। 5 RRB की स्थापना करी जाती है, कब, यहाँ पे 1975 में, ठीक है। नेशनलाइजेशन हो चुका है, उसके कुछ साल बाद, 5-6 साल बाद यहाँ पे RRBs की फिर भी हमें ज़रूरत पड़ी है। पहली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो गांधी जी के बर्थडे वाले दिन 1975 में यहाँ पे प्रथमा ग्रामीण बैंक जो है इसकी स्थापना देखी जा रही है। ये सबसे पहली RRB स्थापित हो रही है, ठीक है। लेजिस्लेटिव बैंकिंग, अगर यहाँ पे इसको अगर हम बात करेंगे कि इसके लिए स्पेशल एक्ट कौन सा है, प्रथमा ग्रामीण बैंक के लिए या रीजनल रूरल बैंक के लिए, तो यहाँ पे एक एक्ट लाया गया था जिसको हम बोल रहे हैं रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976, ठीक है। तो RRBs की स्थापना किस एक्ट के अंडर हो रही है, रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976। अब देखो यहाँ पे बहुत बारी क्वेश्चन पूछता है कि RRB में कॉम्पोजिशन क्या रहता है शेयर्स का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कॉम्पोजिशन यहाँ पे जैसे जिस हिसाब से रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के शेयर्स कितने रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं 50%, स्टेट गवर्नमेंट के सबसे कम होते हैं यहाँ पे 15%। और कमर्शियल बैंक जो यहाँ पे नहीं पहुँच पा रही थी, यहाँ पे कहाँ पे नहीं पहुँच पा रही थी, रूरल एरियाज में जहाँ पे नहीं पहुँच पा रही थी, तो उन्होंने ये जो है फैसिलिटी को आप कह सकते हो एक थोड़ा सा एडवांस किया है। उन्होंने कहा कि RRBs में हम थोड़ा सा पैसा लगा देते हैं और 35% शेयर इसीलिए जो भी कमर्शियल बैंक होगी उसका रहेगा, ठीक है। तो किस हिसाब से शेयर रहता है RRB में, 50:15:35। बहुत बारी ये क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे शेयर कितना रहता है, ठीक है। 50% सेंटर का, 15% स्टेट का और 35% किसका रहता है, कमर्शियल बैंक का, ठीक है। अब यहाँ पे इनको भी हम क्या कहते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक का बोलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी स्टेक किसका है, गवर्नमेंट का है। 50 + 15 कितना हो गया, यहाँ पे 65% तो जो है वो सरकार ही ओन कर रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पब्लिक सेक्टर बैंक बोलेंगे। ओके, मेन इसका थीम रहेगा कि ये यहाँ पे वीकर सेक्शन को क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो हमें इसमें
हाँ प्रथम ग्रामीण बैंक है। हाँ जी, प्रथम ग्रामीण बैंक है। इसमें हमें 3-4 चीज़ें आरआरबी में याद रखनी है, ठीक है। एक तो देखो यहाँ पे इसकी स्थापना जो की जा रही है वो यहाँ पे नरसिम्हन कमेटी के अंडर करी जा रही है, ठीक है। नरसिम्हन कमेटी का ये जो वर्किंग ग्रुप है उसके अंडर करी जा रही है। दूसरा ये है कि यहाँ पे 75 में सबसे पहली ग्रामीण बैंक जो बन रही है वो यहाँ पे है प्रथमा ग्रामीण बैंक। तीसरा ये है कि यहाँ पे जो एक्ट है, ये यहाँ पे स्टैट्यूटरी एक्ट जो इसका है वो यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 के अंडर ये करी जा रही है। चौथा ये पॉइंट याद रखना है कि इनका शेयर कितना रहता है यहाँ पे सरकार का और कमर्शियल बैंक का, तो 50:15:35 ये पूरा यहाँ पे शेयर रहता है आरआरबीज में, ठीक है सबका। इनको पब्लिक सेक्टर बैंक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये 4-5 चीज़ें जो हैं यहाँ पे पूछी जाती हैं और इनको आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1991 नरसिम्हन कमेटी हैड रेकमेंडेड आरआरबी मे बी गिवन अ चॉइस टू मेंटेन अ सेपरेट आइडेंटिटी और टू गेट मर्ज्ड विद द स्पॉन्सर बैंक एज रूरल सब्सिडरीज। देखो यहाँ पे नरसिम्हन कमेटी एक चीज़ और सजेस्ट करती है, वो हमें पता है कि यहाँ पे एक 35% का शेयर जो इस आरआरबी में है वो यहाँ पे किसी कमर्शियल बैंक का होगा। तो ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 35% इस जिस भी यहाँ पे बैंक का शेयर है वो यहाँ पे इस बैंक के साथ या तो इसकी सब्सिडरी बन सकती है, जैसे मान लो कि इसका यहाँ पे एसबीआई का यहाँ पे 35% शेयर है इस रूरल बैंक में, तो ये एज अ सब्सिडरी मतलब इसके अंतर्गत काम कर सकती है, सबसे एक एक्सटेंशन की तरह एसबीआई की, या फिर ये एक अपनी अपनी आइडेंटिटी बना सकती है, जैसे कि प्रथमा बैंक की अपनी अपनी आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक नरसिम्हन कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी, ओके। तो यहाँ पे एक और बीच में बैंक बनी थी 1786 में, जनरल बैंक ऑफ इंडिया, विच इज़ नॉट टू बी रिमेंबर्ड, लेकिन ये यहाँ पे पहली एवर बैंक जो थी वो थी, लेकिन अब ये यहाँ पे क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करती है तो इसके बारे में हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी ओल्डेस्ट सर्वाइविंग बैंक जो बच रही है आज की डेट में वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, बैंक ऑफ बंगाल से शुरू हुई थी 1806 में, ठीक है। बैंक ऑफ कैलकटा के फॉर्म में ये बनी थी, और वही ये कैलकटा वाली जो बैंक थी ये प्रेसिडेंसी बैंक कहलाती थी, और इनको फिर बाकी की जो 2 प्रेसिडेंसी बैंक थी उनको यहाँ पे मर्ज करके इंपीरियल बैंक बनाया था। फिर यहाँ पे हमारा स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी 1955 में, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारी ओल्डेस्ट सर्वाइविंग बैंक है, ठीक है, समझ आ गया। यस मैम। ओके, कोऑपरेटिव बैंक्स एक और लास्ट sir. टॉपिक पढ़ा देती हूँ, उसके बाद फिर हम क्लास एंड करते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो कोऑपरेटिव बैंक्स आजकल भी बहुत न्यूज़ में रहती हैं, तो ये कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होती हैं, किस प्रकार से ये फंक्शन करती हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स आर रजिस्टर्ड अंडर स्टेट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। देखो आरआरबी का अपना एक्ट है, कमर्शियल बैंक का अपना एक्ट है, जो शेड्यूल्ड बैंक्स जो हैं, ठीक है, शेड्यूल्ड बैंक्स जो हैं उनका अपना एक्ट है, उनका रेगुलेशन होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर। कोऑपरेटिव बैंक्स का एक्ट जो है वो है स्टेट्स कोऑपरेटिव एक्ट, ठीक है। अब कोऑपरेटिव बैंक्स आर ऑल्सो रेगुलेटेड बाय आरबीआई, ये हमें पॉइंट याद रखना है कि जो कोऑपरेटिव बैंक जो हैं वो यहाँ पे आरबीआई उनको रेगुलेट कर रहा है, और एंड आर गवर्न्ड बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। इसको भी यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे इसका रेगुलेशन चल रहा है वो यहाँ पे किसके तहत चल रहा है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो कौन सी कहलाएंगी, शेड्यूल्ड बैंक्स में आती हैं ये, ठीक है। तो सारी जितनी भी शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, हमें ये चार्ट अगर याद रहे, ठीक है, कमर्शियल बैंक वाली जो हैं ये शेड्यूल्ड बैंक जो हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे रेगुलेशन किससे चल रहा है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। इसी के अंदर हमारी कौन सी कोऑपरेटिव बैंक्स भी आती हैं, कमर्शियल तो आती हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स भी आती हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक्स का भी जो रेगुलेशन चलेगा वो किसके तहत चलेगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर चलेगा, ठीक है। लेकिन इसकी स्थापना अलग एक्ट से करी गई है।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जिस प्रकार से चलती हैं कि भाई कुछ लोग यहाँ पे आपस में मिलके आते हैं और ये आपस में कोऑपरेट करते हैं और एक सोसाइटी बनाते हैं, लेकिन इनका मतलब होता है कि ये यहाँ पे कुछ फॉर्मली काम कर पाएँ। यहाँ पे प्रॉफिट नहीं करना कमाना चाहते हैं ये, और ना ही ये लॉस कमाना चाहते हैं, लेकिन एक एज अ फैसिलिटेटर काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो वही कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं कि भाई आपस में हम कुछ यहाँ पे कुछ मकसद को लेके पास साथ आते हैं और हमें एक ये मकसद को पूरा करना है। ठीक है, उसी प्रकार से कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो भी इसी मॉडल पे काम करती हैं कि इनका ना कोई यहाँ पे प्रॉफिट हो, ना कोई यहाँ पे लॉस हो। ठीक है, दे फंक्शन विद द रूल ऑफ वन मेंबर वन वोट। इसमें जितने भी यहाँ पे लोग जुड़े हैं जिन्होंने ये कोऑपरेटिव बैंक बनाई है, सबका एक एक अपना इंडिविजुअल वोट रहेगा। ठीक है, cooperative banks mainly focus on the agriculture and the rural sector lending. Cooperative banks are the first government sponsored supported, गवर्नमेंट यहाँ पे देखो गवर्नमेंट इसको स्पॉन्सर करती है, गवर्नमेंट ही इसको सपोर्ट करती है और गवर्नमेंट ही इसको सब्सिडाइज भी करती है। तो यहाँ पे मेजर रोल किसका रहता है? गवर्नमेंट का रहता है। ठीक है, 3 टियर स्ट्रक्चर रहता है इसका। एक तो देखो यहाँ पे रहता है प्राइमरी लेवल पे, ठीक है, फिर एक रहता है डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, एक रहता है स्टेट के लेवल पे। तो यहाँ पे 3 हिस्सों में ये जो है टीयर वाइज जो यहाँ पे जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये यहाँ पे फंक्शन करती हैं। एक तो यहाँ पे प्राइमरी लेवल जो सबसे छोटे लेवल पे रहेगा वहाँ पे, फिर इसके ऊपर आता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक्स यहाँ पे हमने बना दी, फिर सबसे ऊपर आता है कि स्टेट लेवल पे आपने यहाँ पे एक कोऑपरेटिव बैंक पूरी बना दी है। ठीक है, तो 3 चक्कर पे 3 यहाँ पे लेवल्स पे ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनको बनाया जाता है। 3 टियर स्ट्रक्चर ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं ये। ठीक है, तो ये आप याद रखना। लॉन्ग टर्म क्रेडिट ये लोग देते हैं। ठीक है, रूरल क्रेडिट। ठीक है, तो ये समझ आया आपको? यस मैम। ओके, Yes, ठीक ma'am. है, फिर कल से हम यहाँ Very पे clear. डेवलपमेंट बैंक्स देखेंगे कि नबार्ड, सिडबी ये सब क्या होते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे जो डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि अब हमारा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, मतलब ये जो बड़े बड़े जो यहाँ पे लेंडिंग के काम कर रहे हैं, नेशनल पाइपलाइन वाला जो यहाँ पे उसके लिए कुछ फंड बना दिया, तो मतलब ये ओवरऑल अलग से यहाँ पे जो क्रेडिट चल रहा है डेवलपमेंटल इश्यूज़ के लिए, वो वाली बैंक्स हम देखेंगे कल से। ठीक है।